हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अध्याय 9 पढ़ेंगे घर्षण, यानी आज घर्षण के बारे में जानेंगे। लिखा है, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। मंद मतलब धीमा। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाते हैं? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है। जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया गया हो, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? इस अध्याय में इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे घर्षण बल के बारे में। क्रियाकलाप से समझेंगे इसे। लिखा है, मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। आप यह देखेंगे कि कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। आपने देखा, यदि आप बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। यदि आप दाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। क्या सभी पृष्ठों पर समान घर्षण बल लगता है? क्या यह पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है? आइए पता लगाएं। तो घर्षण बल जो है वह सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है और यह दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। तो इसी को ही घर्षण बल कहते हैं। अब समझेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। क्रियाकलाप से पढ़ेंगे। लिखा है, किसी ईंट के चारों ओर एक डोरी बांधिए। ईंट को कमानीदार तुला द्वारा खींचिए। आपको कुछ बल लगाना पड़ता है। जैसे ही ईंट गति करना आरंभ करे, कमानीदार तुला का पाठ्यांक लीजिए। इससे आपको उस घर्षण बल की माप प्राप्त होगी जो ईंट तथा फर्श के पृष्ठों के बीच लगता है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको समझना है। अब ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए। क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप उपरोक्त दोनों स्थितियों में कमानीदार तुला के पाठ्यांकों में कोई अंतर पाते हैं? इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? ईंट पर जूट का एक टुकड़ा लपेटकर इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आपने क्या पाया? कमानीदार तुला के बारे में जान लीजिए। कमानीदार तुला क्या होता है? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। इस तरह से होती है ये कमानीदार तुला। आगे पढ़ते हैं। लिखा है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के बीच धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस
अंतःबंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक होता है। यहाँ आप पृष्ठीय अनियमितताएं देख सकते हैं। ये पुस्तक का पृष्ठ है, ये मेज का पृष्ठ है और ये अनियमितताएं होती हैं यहाँ जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। हमने यह सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस पर खींच कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तथा जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं बॉक्स को गतिमान रखने के लिए लगातार धकेलना पड़ता है। यदि आप बल नहीं लगाएंगे तो ये बॉक्स उसी जगह रुक जाएगा, इसलिए इसे गतिमान रखने के लिए धकेलना पड़ता है। आगे लिखा है, अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो अब इस प्रकार का अनुभव कीजिए। कौन सा कार्य आसान है, विरामावस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना? किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है और उस स्थिति में वस्तु को घर्षण के पार करने के लिए जो बल लगाया जाता है वह स्थैतिक घर्षण बल की माप होती है, और जब वस्तु गतिशील है और उसी दिशा में उसको गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल जो होता है वह उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। इन दोनों बातों को याद रखना है। जब बॉक्स सरकना प्रारंभ करता है तो जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थिति, इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स की गति बनाए रखना सरल होता है। यानी यदि कोई बॉक्स विराम अवस्था में है तो आप उसमें गति को गतिमान करने के लिए अधिक बल लगाएंगे, और यदि कोई पहले से ही गतिमान है तो आपको उसमें कम बल लगाने की आवश्यकता होगी और वह सरल भी होगा। अब लिखा है, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। लिखा है, अब अपने कुछ अनुभवों को याद कीजिए। किसी कांच के गिलास अथवा किसी कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान है। मान लीजिए गिलास का बाहरी पृष्ठ चिकना है अथवा उस पर पकाने के तेल की परत चढ़ी है, तो क्या उसे हाथ में पकड़ना आसान होगा अथवा अधिक कठिन हो जाएगा? जरा सोचिए, यदि घर्षण ना हो तो क्या आपके लिए गिलास को पकड़े रखना संभव हो पाएगा? यह भी याद रखिए कि मार्बल के गीले फर्श अथवा कीचड़ वाली पगडंडी पर चलना कितना कठिन होता है। क्या आप घर्षण न होने की स्थिति में चलने की कल्पना कर सकते हैं? यदि घर्षण न हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। जब आपके शिक्षक चाक से श्याम पट पर लिखते हैं तो श्याम पट का रूक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चाक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्याम पट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार श्याम पट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों को न तो गति आरंभ की जा सकती थी और न ही उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण न हो। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं हो सकता था। तो घर्षण आवश्यक भी है और हानिकारक भी है, क्योंकि घर्षण के बिना ना ही चौक से बोर्ड पर लिखा जा सकता है, ना ही किसी वाहन
के द्वारा सड़क पर चला जा सकता है, ना ही उसे रोका जा सकता है। तो ये सब घर्षण के कारण ही संभव है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं, चप्पल भी घिस जाती है घर्षण के कारण ही। आगे लिखा है, इसके विपरीत घर्षण हानिकारक भी है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वह पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूते के सोल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होंगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपनी हथेलियों को तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़िए। जब हम आपस में अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं तो आप गर्मी का अनुभव करते हैं। तो हथेलियों को रगड़ने से ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये किस कारण होता है? घर्षण के कारण होता है। आगे लिखा है, आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह आग पकड़ लेती है। आपने यह देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। निम्नलिखित अनुभाग में हम घर्षण को कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो अब पढ़ेंगे घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। किस प्रकार घर्षण को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार घटा सकते हैं, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार कारों, ट्रकों तथा बुलडोजरों के टायर भी खांचेदार होते हैं, जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनती है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, जूते तथा टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है, यानी घर्षण को बढ़ाया जाता है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह पकड़ सकें। व्यायामी अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सकें। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है, अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। जैसे कैरम बोर्ड पर आप मनीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब हम दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाजा सहज ही घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीज लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं, यानी कुछ स्थितियों में घर्षण को बढ़ाया जाता है और कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें घर्षण को कम किया जाता है। आगे लिखा है, जब तेल, ग्रीज अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहां इनकी एक पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाशन काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। तो जिन पदार्थों का उपयोग हम घर्षण कम करने के लिए करते हैं उन्हें स्नेहक कहते हैं। और घर्षण किन स्थितियों में कम किया जाता है? जैसे कि दरवाजे की कब्जों में तेल की बूंदें डालकर घर्षण कम किया जाता है। गतिशील पुर्जों के बीच ग्रीज लगाकर उनके घर्षण में कमी लाई जाती है।
तो जो पदार्थ घर्षण को कम करते हैं उनको स्नेहक कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे लिखा है कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वाइन की गद्दी का उपयोग किया जाता है। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें स्नेहक तेल का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि वहां पर घर्षण को कम करने के लिए वाइन की गद्दी का उपयोग किया जाता है। अब बूझो के मन में एक सवाल आया है। बूझो कह रहा है कि क्या हम पृष्ठों पर पॉलिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर देते हैं? तो पहली कह दी है घर्षण कदापि पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। अब लिखा है पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। आपने ये ट्रॉली बैग देखा होगा, इसमें नीचे पहिए लगे होते हैं, तो ये घर्षण को कम कर देते हैं। किस प्रकार कम करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखी होंगी। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। तो इसे क्रियाकलाप से समझेंगे। लिखा है बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिल लीजिए, इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, इनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इसी प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है? क्या आपने भारी मशीनों को उनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते देखा है? यहाँ आप अगर इस प्रकार से पेंसिलों को रखेंगे और उसके ऊपर पुस्तक रखेंगे, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? क्योंकि लोटनक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग करके बॉल बेयरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में बॉल बेयरिंग, ये घर्षण को कम कर देते हैं। अब पढ़ेंगे तरल घर्षण के बारे में। लिखा है क्या आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव्य भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण लगाते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा है कि तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। तो ये याद रखना है कि जो तरल होते हैं वह जो घर्षण बल लगाते हैं तो उसे कर्षण भी कहते हैं। अब लिखा है किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगने वाले घर्षण बल को पार करना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों ने इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त किए? वास्तव में
उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिले। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। वायुयान की आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं। वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाए। यहाँ आप हवाई जहाज और पक्षी की आकृति में समानता को देख सकते हैं। तो वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में प्रकृति से ही सहायता मिली। जैसे पक्षियों की आकृति होती है, हवाई जहाज भी उसी आकृति में बनाया गया। तो आज की वीडियो में घर्षण के बारे में जाना है, महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा, घर्षण को कम करने के उपाय, घर्षण को बढ़ाने के उपाय, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। और साइंस का टॉप 50 आ चुका है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।